सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी। तो हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। मोलैलिटी क्या है? एक्चुअली मोलैलिटी जो है इट इज नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter नहीं, dissolved in 1 kilogram mass of solvent। अब जो यहां पर याद रखने वाली बात है वो है कि जो इससे पहले हमने मोलैरिटी पढ़ा था, उस मोलैरिटी में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास में यहां पर पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और अब हमारे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है। जैसे अगर इसको अपन एक्सप्रेस देखें किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और अगर इसकी यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट जो है इसकी दिस इज मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट है। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो स्मॉल एम इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय WA से इसको डिनोट करेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं ये है क्या। एक्चुअली NB जो है ना बेटा, ध्यान रखना, NB ये डिनोट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है। और WA जो है दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मास है। तो जो मैं बता रहा था डिफरेंस जो है ना मोलैरिटी में और इसमें जो डिफरेंस है। यस कविता, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? बोलिए, रेज हैंड शो हो रहा है मुझे। यस कविता, डू यू वांट टू से समथिंग? नो? ओके, हो सकता है बाय मिस्टेक रेज हैंड हो गया। चलिए, तो अब मैं कह रहा हूं कि जो मोलैरिटी है ना बेटा, ध्यान रखना, तो मोलैलिटी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पर समझना है हमें, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं आगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स को मास में, तो यहां NB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है NB जो है ये इक्वल होता है WB अपॉन MB। WB अपॉन NB के इक्वल होता है। तो अगर मैं NB की वैल्यू यहां पर प्लेस करता हूं, ठीक है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू प्लेस करता हूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि स्मॉल m इक्वल्स टू NB की जगह हम लिखेंगे WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय WA। अब यहां इनका मतलब पता होना चाहिए हमें कि यहां जो हमारे पास ये WA, ठीक है, फिलहाल WA जो है ना, ध्यान रखना, ये हमारे पास केजी में है, दिस इज इन केजी। ठीक है ना, हमने जो डेफिनेशन बोली है, डेफिनेशन भी ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, जो 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, केजी के अंदर है ये। अब यहां पर हम आगे क्या कर रहे हैं, देखिए कि ये किलोग्राम में है और अगर इसको किलोग्राम की बजाय इसे हम एक्सप्रेस करना चाहें किसमें, ग्राम में, तो ग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस तरह से लिखेंगे WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय WA, और यहां पर मैं ग्राम में रख रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो फॉर्मूला दिया जाता है, जो क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें मास जो है वो ग्राम में होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां इसको, क्योंकि यूनिट जो है इसकी हमें पता है वो क्या है, ओके सुनिए, वो है मोल पर केजी। ठीक है, वो क्या है, मोल पर केजी है। तो नेचुरल है कि इसकी यूनिट जो मोल पर केजी में आप कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, जो 1000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, मोलैरिटी से, तो आप देखिए मोलैरिटी और इसमें केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि मोलैरिटी में हमारे पास में यहां था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अब हमारे पास में आ गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो है WA, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पर इस पर अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए कि टेम्परेचर से ये किस तरह से अफेक्टेड होता है या नहीं होता, तो वो चीज और हम देख सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं यहां बता देता हूं इसको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं हम। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो मुझे पता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मास जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मास जो है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है अनअफेक्टेड,
अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं होगा। और जब ये अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है, ये अगर अनअफेक्टेड रहेगा, दिख रहा है क्या बेटा आपको? ओके, एक्चुअली क्या लाइट चली गई है और बार मोशन खराब है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो है। चलो कोई नहीं। तो यहां पर ये ओके, अनअफेक्टेड रहेगा तो नेचुरल है कि अगर एम, ये डब्ल्यू अनअफेक्टेड है तो अब मैं मोलैलिटी को देख सकता हूं, मोलैलिटी इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे अगर ये अनअफेक्टेड है तो एम भी अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास में जो मास है ना, मास, इट विल आल्सो बी अनअफेक्टेड, ये भी अनअफेक्टेड रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ मोलैलिटी, यहां मैंने क्या लिखा है, एक सेकेंड लेट मी सी। हाँ मोलैलिटी की बात करो, मोलैलिटी लिखा है पन्ने वैसे तो हर जगह। ठीक है, तो मोलैलिटी जो है वो, हाँ यहां मोलैलिटी, ओके। तो मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी ये अनअफेक्टेड रहेगी, ये अफेक्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये यहां पर इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया है। अब अपन इसकी बात करेंगे न्यूमेरिकल की, इस पर न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। इसको अब रफ कर रहा हूं और न्यूमेरिकल की तरफ आ रहे हैं अपन। चलिए इसको रफ करके एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ी व्यवस्था कर दूं। यस, अब ठीक, हाँ लाइट भी आ गई। ओके, यस, इसको रफ कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा मोलैलिटी पर बेस्ड। और एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन जो मोलैलिटी पर बेस्ड हो, दैट इज 3.65 ग्राम, 3.65 ग्राम HCl, ग्राम HCl is dissolved in 103.65 ग्राम HCl सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया हमने। और आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द मोलैलिटी, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमको फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें फाइंड करना है। और आपके पास जो वैल्यू गिवन है WB, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। MB इट इज मोलर मास, और WA ये है आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आएगा। अब तो एक बार बता देता हूं मैं आपको, इसमें HCl जो है, ध्यान रखना, ये आपके पास सॉल्यूट हो गया, दिस इज सॉल्यूट का मास है। और HCl जो है, इसको हमने HCl में डिसॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट हो गया आपके पास, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। और क्योंकि HCl है तो HCl का मोलर मास जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना कितना आता है, H का हो गया 1 और प्लस Cl का होता है 35.5, तो टोटल करेंगे तो 36.5 आएगा इसका मोलर मास। तो अब एक बार कैलकुलेट करके बता दें, इजी है कैलकुलेशन, इसका आंसर बहुत इजी आएगा, इजीली आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है आंसर, एक बार कैलकुलेट करके बताएं। कॉपी साथ में है ना बेटा? 1 आ रहा है, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल। अभी बताया तो एक्चुअली बेटा इस फॉर्मूले में ना सॉल्यूशन काम में नहीं आता है, इस फॉर्मूले में हम लोग सॉल्वेंट काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये जो है, हाँ क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, अच्छा ये कह रहे हैं, हाँ एक सेकेंड में पढ़ता हूं। 3.65 ग्राम HCl इज डिसॉल्व इन, इसने HCl सॉल्यूशन,
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने ये कहा है कि देखो 3.65 HCl को डिसॉल्व किया हमने इस सॉल्यूशन में, तो नो प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास 3.65 है ये तो सॉल्यूट हो गया। अब इसको जिसमें डिसॉल्व करोगे आप, ठीक है, जिसमें डिसॉल्व करोगे वो तो इसके लिए सॉल्वेंट है ना भाई, चाहे वो पहले से सॉल्यूशन हो, लेकिन इस HCl के लिए तो ये जो है हमारे पास में सॉल्वेंट का काम करेगा। तो यहां पर सॉल्यूशन जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जब तक हम उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाएंगे तो सॉल्यूट के लिए वो सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर 1 आ रहा है हमारे पास। एक बार कैलकुलेट कर देता हूं। नहीं 1 ही आएगा बेटा। चलिए आप, ओके ओके, मैं कैलकुलेट कर देता हूं अभी एक बार। वैसे हाँ नहीं ओके ओके, ठीक है ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं। देखो ऐसा है, बात आपकी मेरे को सही लग रही है एक्चुअली। 1 तभी आएगा जिस कंडीशन के अंदर हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। क्योंकि यहाँ हाँ, ये लैंग्वेज में इसने थोड़ा सा वो कर दिया क्वेश्चन में भाई। 3.6 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है जिसको डिसॉल्व किया। इसको थोड़ा लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ये आना चाहिए। ये लैंग्वेज का थोड़ा वो है कि 3.65 HCl इज डिसॉल्व टू फॉर्म, ये ऐसे होना चाहिए, टू फॉर्म इतना HCl सॉल्यूशन। अब ये सही है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर इसको बिल्कुल सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे बिल्कुल 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप यूं देख सकते हो कि सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ठीक है। तो अब यहां पर सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं 103.65 माइनस और सॉल्यूट को लेता हूं 3.65, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100, ठीक है। 3.65 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम। ये तो सॉल्वेंट हो गया है, यानी WA आ गया है आपके पास। अब ये वैल्यू पुट कर दें तो M इक्वल्स टू 3.65 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय MB आ गया आपके पास में 36.5 और मल्टीप्लाइड बाय WA 100 आ गया है। तो इसको इससे कैंसिल किया 10 टाइम्स, इसको इससे कैंसिल किया बिल्कुल 10 टाइम, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 मोल पर केजी, ठीक है ना। ध्यान रखना 1 मोल पर केजी आएगा यहां पर। तो यहां पर केजी लिख दें या फिर 1 स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो 1 मोल पर केजी लिखें या 1 स्मॉल m लिखें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया अपना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ओके, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हमको ले लेना चाहिए आई थिंक, तो और अच्छी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन ले लेते हैं यहां पर, चलिए एक मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से क्वेश्चन, इसमें तो है नहीं। 9.8 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml ग्राम ले लो, ग्राम वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो फाइंड इट्स मोलैलिटी, इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है अपन को, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर पहले सॉल्यूट को देख लें, सॉल्वेंट को देख लें, ये सॉल्वेंट है प्योर और 0.4 आ रहा है। एक्चुअली एक बच्चे का और आ जाने दो किसी का। और बताए बेटा सेकंड और किसका आ रहा है? H2SO4 का बेटा 98 हो जाएगा, 98 रखें H2SO4, 0.2 आएगा। ओके चलिए चेक कर लेते हैं अब। लेट्स टेक इट। स्मॉल है कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, नहीं कितना आ रहा है? 0. ओके ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार। ओके चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो ये सॉल्यूट का मास आ गया 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB। MB है आपके पास 98 मल्टीप्लाइड बाय, और फिर आएगा आपके पास सॉल्यूट जो है 500 ग्राम।
ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दे 2 टाइम, इसको इससे कैंसिल कर दे 10 टाइम, तो ये आएगा 0.2 मोल पर केजी। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल 0.2 आ रहा है, थोड़ा फास्ट कर दिया इसलिए 0.4 आ गया, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो अपन को आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आना चाहिए। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, अगर लीटर में आता है तो उस कंडीशन में फिर हमको 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लीटर वाला, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं लीटर में। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 8 ग्राम NaOH is dissolved in 5 liter water to form a सॉल्यूशन बनाने के लिए 5 लीटर हमने वाटर यूज में लिया है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड इट्स मोलैलिटी, इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है बता दें कितना आ रहा है। हाँ एक्चुअली हाँ बता रहा हूं, 8 सेकेंड। तो यहां पर एक काम और कर देते हैं, यहां लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, ये कंसिडर करनी है आपको। ठीक है, तो अब यहां पर अगर 1 ml जो है वो 1 ग्राम के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कि 5, अगर मैं मानता हूं कि 5 लीटर हमारे पास में सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है। 5 लीटर का मतलब 5000 ml है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मास में, तो मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर मैं मास निकाल रहा हूं तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी इसकी मैंने लिखा है 1 है, और मास जो है हमारे पास में इसका कितना, सॉरी वॉल्यूम कितना है इसका, 5000 है। तो 5000 से मल्टीप्लाई किया तो अब 5000 ग्राम में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है ना, 5000 ग्राम में, और 5000 ग्राम जो होता है वो 5 केजी के इक्वल होता है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो केजी से फाइंड कर लो, चाहे इसको ग्राम से फाइंड कर लो। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई अपन केजी में फाइंड कर रहे हैं, तो केजी के लिए फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे हम, स्मॉल m इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी नहीं, और फिर उसके बाद में MB और मल्टीप्लाइड बाय WA। क्योंकि अब मैं यहां पर केजी में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मुझे यहां 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। 1000 में कब लगाऊंगा, जब मैं यहां पर वैल्यू को ग्राम में रखूंगा। तो अब मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूं तो WB की वैल्यू मेरे पास में 8 ग्राम डिवाइडेड बाय NB जो है मोलर मास है, NaOH के लिए 40 होता है, तो यहां मैंने 40 रखा है, और WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में सॉल्वेंट का मास है 5, और इसको कैलकुलेट कर लूंगा मैं। ओके चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक इट। तो इसको इससे कैंसिल करते हैं, 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो 1/25 आ रहा है। 1/25 का मतलब है 0.04 मोल पर केजी। ठीक है ना, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर है अच्छी तरह से। अब देखो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मोलैलिटी ही पूछी जाए। हो सकता है कि आपको मोलैलिटी दे रखी हो, ये WA दे रखा हो, MB पता हो हमें, और WB पूछ लिया जाए कि भाई इतने मोलैलिटी का सॉल्यूशन है, ये बताओ उसका मास कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन इस तरह का भी देख लेते हैं। ठीक है, मोलैलिटी वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ NaOH to be dissolved in 500 ml 500 gram water to form a 2m सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ NaOH, NaOH का अमाउंट फाइंड करें।
यानी NaOH किस क्वांटिटी में होगा, तो NaOH आपको फाइंड करना है कितना है, यानी सॉल्यूट का मास फाइंड करना है। फिर इसमें कहा गया है कि 500 ग्राम वाटर में उसको डिसोल्व किया आपने, WA 500 ग्राम है आपके पास, और कहा गया कि हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो 2m है। तो ध्यान रखना 2m का मतलब जिसकी मोलैलिटी 2 है, ठीक है। तो इसकी मोलैलिटी स्मॉल m जो है वो 2 है हमारे पास, 2 मोल पर kg ये है। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास में, सॉरी दो ही है। एक मोलर मास हम ये पता है हमें 40 आता है NaOH के लिए, तो इनकी हेल्प से आपको फाइंड करना है WB। 4000 नहीं भाई, कुछ मिस्टेक है, 4000 के, हाँ 4000 नहीं, 40 आ सकता है, 40 आ सकता है बिल्कुल। चलिए देखो कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देते हैं m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो मोलैलिटी तो हमें, ओके ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया मोलैलिटी तो हमारे पास। WB हमें फाइंड करना है, इसको एज इट इज रख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। अब MB लेना है आपको, MB जो है इसके लिए यानी मोलर मास जो है NaOH का वो होता है 40 मल्टीप्लाइड बाय WA आपके पास में आ रहा है 500, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 को इससे कैंसिल किया, 2 आ गया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, 1 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ WB की वैल्यू जो आ जाएगी वो 40 आ जाएगी आपके पास, 40 ग्राम, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको? किसी को कोई डाउट या दिक्कत हो तो बताएं। ओके चले आगे फिर, चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं मोलैलिटी के बाद में मोल फ्रैक्शन की। एक्चुअली मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लेट्स सी मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। देखिए मोल फ्रैक्शन जैसा नाम से पता चल रहा है मोल्स का फ्रैक्शन है। जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं हमारे पास में कंपोनेंट्स के, तो उनका जो फ्रैक्शन होता है उनको जब अपन अपॉन में रखते हैं तो उसे अपन मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं। अभी इसको डिफाइन कर देता हूं मैं, एक मिनट थोड़ी इंक डाल लूं। चलिए तो हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। मैं इसकी डेफिनेशन पहले इसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट मान रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है, अ सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, ओके मैं चेक कर रहा था कोई वेट में तो नहीं है, ओके चलिए। तो दो कंपोनेंट से मिलकर के एक सॉल्यूशन बना हुआ है, एक तो है कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा मानता हूं कि जो कंपोनेंट A है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन है, इसको मैं शो करूंगा XA से। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा XB से। इससे पहले एक चीज और बता दूं, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको Na और Na और Nb से एक्सप्रेस करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मैं Na बोल रहा हूं, और नंबर ऑफ मोल्स कम चल रहा है फिर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो है इसे मैं Nb से एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा मैं डेफिनेशन पर आ जाता हूं, ठीक है, इससे डेफिनेशन ड्राइव करेंगे कि अब मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखिए XA जैसा मैंने कहा कि A का मोल फ्रैक्शन है। अब ये होता क्या है, किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में अपन जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A और B, और मुझे कहा जाए कि A के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं,
तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर मैं बी के लिए फाइंड करता हूं मोल फ्रैक्शन, तो बी के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं उसको ऊपर रखना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हुई, तो डेफिनेशन हो गई हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है इज अ रेशो, वो एक रेशो है। और रेशो किस किस का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास में मोल फ्रैक्शंस होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, आपको ये प्रूव करना है कि उन सबका सम जो होता है वो 1 होता है हमेशा। यानी जितने भी मोल फ्रैक्शन है उन सबका सम हमेशा 1 आएगा। तो ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो ये हम इजिली यहां पर प्रूव कर सकते हैं कि इनका जो सम होता है वो 1 आता है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखिए, हमारे पास में एक्स ए और एक्स बी दो मोल फ्रैक्शंस हैं, और मुझे यहां पर प्रूव करना है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम इज 1। वो कितना आता है, 1 आता है। ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसे तो दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो देखो क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स ए और एक्स बी कितना आया, इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, ठीक है, 1 2 3 कितने भी कंपोनेंट हो, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 3 कंपोनेंट होते, ए बी एंड सी, तो हम लोग क्या करते, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी को जोड़ने पर जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन का सम आता वो भी 1 ही आता। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं तीनों कंपोनेंट के लिए, तो भी आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो ये बेटा ऐसे शो कर रहा है कि वैसे 10 मिनट बाद अपनी जो क्लास है वो ओवर हो जाएगी, अपने आप ही बंद कर देगा। ठीक है, तो आज तो अपन इतना ही लेंगे, कल मैं 2 शेड्यूल करके रखूंगा। ठीक है, जैसे अपनी क्लास ऑफ होगी ना, तो वैसे ही वापस व्हाट्सएप पर जाकर के लॉग इन कर लेना आप। ठीक है, तो आज तो अपन जब ये क्लास अपने आप ऑफ हो जाएगी तो चलो हो जाने दो, नहीं होती है तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज शेड्यूल किया हुआ नहीं है पहले से। ये मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया कि बेटा, बताना आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर है, किसे कहते हैं। ओके, अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख, ओके, मोल फ्रैक्शन पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन पर, और न्यूमेरिकल है हमारे पास यस, अ मिक्सचर हैज बीन मेड। क्या लिख देता हूं मैं, अ मिक्सचर, सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं आप वैसे। अ मिक्सचर हैज बीन मेड, एक मिक्सचर बनाया गया, और मिक्सचर हैज बीन मेड बाय मिक्सिंग 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर
46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 36 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, आपको बताना है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, what is the mole fraction of each constituent in the mixture में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी, आपका अगर आंसर आ जाता है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व भी करते जाते हैं। तो इस साइड में आ जाता हूं मैं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स है पहले वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा, मोल फ्रैक्शन का। जैसे अगर मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, 3 कंपोनेंट है आपके पास, 36 ग्राम वाटर है आपके पास, और 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है, और तीसरा कंपोनेंट है आपके पास, और क्या 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल है। ये 3 कंपोनेंट है, तो 3 मोल फ्रैक्शन निकलेंगे आपके पास। एक तो आपको फाइंड करना है यहां पर वाटर के लिए, तो इसको ऐसे फाइंड करेंगे, NH2O वाटर के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो वाटर के मोल्स आ गए, मिथाइल अल्कोहल के मोल्स आ गए, और इथाइल अल्कोहल के मोल्स आ गए, C2H5। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे को यहां जो दिया हुआ है ना वो मास दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं यहां बता देता हूं। देखिए जैसे हमें जो दे रखा है यहां पर, एक तो दे रखा है ये जो वाटर का मास है WH2O, यानी वाटर का मास 36 ग्राम है। तो वाटर का मास का अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2O वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास, बिल्कुल मोलर मास से डिवाइड कर देंगे वाटर के मोलर मास से। तो वाटर का मास आपको दिया हुआ है कितना, 36, और इसका मोलर मास जो होता है ना बेटा वाटर का, वो होता है 18। तो इसको अगर कैंसिल करता हूं तो कितना आता है, 2। तो यानी वाटर के जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल के लिए फॉर्मूला क्या है, C2H5। ठीक है, और यहां पर इसका जो मास है हमारे पास इथाइल अल्कोहल का वो है 46 ग्राम। ठीक है, और 46 ग्राम तो इसका मास है, और इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं मैं C2H5 तो कितना आएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास तो है 46, और ध्यान रखना इसका मोलर मास जो होता है वो भी 46 आता है। ठीक है, तो इसको 46 से डिवाइड करेंगे, मोलर मास इसका 46 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल का भी फाइंड कर सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं मिथाइल अल्कोहल का, कहां ऊपर लिख दो जगह है तो यस ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सारा। यहां लिख देता हूं, तो यहां पर वाटर के लिए वाटर क्या, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, तो इसका मास जो है आपको दे रखा है 32, और इसका मोलर मास भी 32 होता है बेटा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है ना हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं अपन इसके मिथाइल अल्कोहल के, तो इसका नंबर ऑफ मोल 1 आ गया है। तो अब हमारे पास तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, 2, 1 एंड 1। ओके, अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देखिए H2O पहले वाटर के लिए फाइंड कर रहा हूं, तो वाटर के लिए वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस मिथाइल अल्कोहल कितना है 1 प्लस इथाइल अल्कोहल भी कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 2/4, यानी 0.5 आ गया है। ठीक है, व्हाट, यस बोलिए बेटा। देखो C2H5 इस तरह से है ना, C2H5OH है, अल्कोहल है, तो C2H5 में आप लिखोगे 12 × 2 प्लस 1 × 6 प्लस 16, क्योंकि आपके पास, अच्छा OH नहीं लगाया है इसमें, सॉरी,
OH भी लगेगा ना, इसमें OH नहीं लगाया, ठीक है, OH लगेगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आएगा, 46 ही आएगा। और इसी तरह से ये तो देखो वाटर के लिए हो गया, और वाटर के बाद नेक्स्ट फाइंड कर लो आप मिथाइल अल्कोहल के लिए, CH3OH। तो यहां आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल के लिए, मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखोगे आप, CH3OH डिवाइडेड बाय CH3OH प्लस H2O और प्लस टोटल इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH। तो इनको ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 1/4, यानी 0.25 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड वाला जो आप फाइंड करेंगे उसको आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है वो 1 होता है, तो 2 तो आप फाइंड कर चुके हैं, तो उसको 1 में माइनस कर दें, तो जो हमारे पास बच रहा है ना इथाइल अल्कोहल, अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए C2H5OH इक्वल्स टू, तो 1 माइनस 0.25 प्लस 0.5। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो इसका भी 0.25 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको, मैंने ऐसा क्यों किया है? मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि हाँ सबका जो सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर जो हमने 3 अगर हमारे पास कंपोनेंट है और 2 के हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर चुके हैं, तो हमें करना क्या है कि जो एक हमारे पास बचा है उसको फाइंड करने के लिए उन 2 को 1 में से माइनस कर दो, तो आपके पास जो बचा हुआ मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट है उसका भी मोल फ्रैक्शन हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस चीज को।